नमस्कार, मैं राजकुमार। राव आईएएस की एक्सप्लेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए कि ये खबर हमको क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि अखबारों में चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, मुख्यतः अखबार पढ़े जाते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के द्वारा। इन अखबारों में डेली सैकड़ों खबरें आती। वो विद्यार्थी जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है फाउंडेशन कोर्स, उन लोगों को ये समस्या बहुत परेशान करती है कि किस खबर को पढ़ें और किस खबर को छोड़ दें। दूसरी बात, वो इस बात से भी परेशान होते हैं कि किसी खबर को पढ़ना तो है, लेकिन उस खबर के बैकग्राउंड में किस हद तक पढ़ें। ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए ही हमने ये सीरीज शुरू करी। आपकी सहूलियत के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खबरों में जो घटनाएं आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं अखबारों में, उनकी एक विस्तृत समझ आपको दी जाए और आपके काम को आसान किया जाए। हम करेंगे अपने एंड पर, वो तो हमारा काम है ही, लेकिन इस काम में आपको भी माहिर होना होगा, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। हम अखबार में आने वाली हर खबर पर न तो वीडियो बना सकते हैं और ना इतना कंटेंट डिलीवर कर सकते। तो इसमें आपको भी योग्य बनना होगा और उस काम में हम करेंगे आपकी मदद। तो जब भी कोई खबर आप अखबार में हेडिंग पढ़ें तो कुछ सवाल हैं जिनके आधार पर आप खबर को पिक कर सकते हो कि ये खबर मुझे पढ़नी चाहिए। तो आधार क्या है? तो पहली बात, अगर कोई घटना आई है अखबार में, कोई घटना आई, अब इस घटना को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इस बात से तय हुआ कि इसका प्रभाव क्या है और कितना है। अब ये प्रभाव किस पर देखना है हमको? ये देखना है भारतीय संदर्भ में। किसमें? भारतीय संदर्भ में। अब भारत में क्या क्या प्रभावित हो सकता है किसी घटना से? तो पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है भारतीय समाज। क्या भारतीय समाज इस घटना से, जो हम अखबार में पढ़ी है, जो अखबार में आई है घटना कोई, उस घटना से भारतीय समाज कुछ तरह से प्रभावित होगा? खासकर इसके संवेदनशील समूह, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इस तरह के संवेदनशील महिला, इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या बहुत बड़ा? अगर हाँ, तो हमको खबर पढ़नी चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ने पहले क्यों पढ़नी चाहिए। तो प्रभाव हमारी समाज पर अगर पड़ा है और पड़ सकता है तो हम उस वो खबर को पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि उस घटना का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है। ये जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, भारतीय समाज को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए हम इसको इस पर्सपेक्टिव से तो नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? तो हाँ। कैसे? देखो, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ये इजराइल है, ये सऊदी अरब है और ये सिनाई पेनिनसुला है। यानी ये टोटल मिला के इसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट का एरिया। यानी ये घटना कहां हो रही है? मिडिल ईस्ट। इसे बोलेंगे मध्य पूर्व। मध्य पूर्व। इसको मध्य पूर्व क्यों नाम पड़ा, किसने, कैसे, मतलब ये इसका एक इतिहास अलग है, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जान लें कि ये मध्य पूर्व का एरिया है, क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई घटना हो रही है, इजराइल फिलिस्तीन का विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है। यहां है हमास, ये गाजा एरिया है और इसमें एक ग्रुप है, उसे बोलते हैं हमास।
मिलिटेंट ग्रुप है। हमास ने इजराइल पर कर दिया हमला, तो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है। अब भारत को यहां से क्या क्या चाहिए? पहली चीज चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा मतलब तेल, गैस। अपनी अर्थव्यवस्था का इंजन है ये ऊर्जा, और ऊर्जा वाले क्षेत्र में हो रही है लड़ाई, तो हमारी ऊर्जा की सप्लाई हो सकती है प्रभावित, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के पहिया रुक सकते, यानी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ये घटना, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। क्या केवल ऊर्जा ही है? नहीं, दूसरा भी है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला, भारतीय प्रवासी मजदूर। सुने होंगे ना आपने, केरल की नर्स और सऊदी अरेबिया में काम करने वाले, यूपी बिहार के जाने वाले लड़के यहीं से पैसा कमाते हैं, रेमिटेंस जिसे भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश कौन है? भारत। और उनमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? इस मध्य पूर्व से, अमेरिका के बाद। तो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक तो पैसा वाला मामला है, डायरेक्ट पैसा आ रहा है भारत में, कहाँ से? इस क्षेत्र से। और ऊर्जा, यानी अर्थव्यवस्था हमारी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है इस घटना की वजह से। तो हमने देखा अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से घटना प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह घटना हमारे लिए हो गई जरूरी। किस पर्सपेक्टिव से? अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव। और भी पर्सपेक्टिव है। अगर किसी घटना का राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है, भारतीय राजनीति पर, किसी घटना का अगर भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ता है, राजनीति का मतलब कानून बनाना प्रक्रिया, न्यायपालिका ने कोई बहुत बड़ा जजमेंट दे दिया, या प्रशासन जैसे विधायन प्रक्रिया, राजनीति में कौन सा प्रभाव देखना है? किसी पार्टी का हेड चेंज हो गया, ये हमारे काम की चीज नहीं है। किस पार्टी ने किस आदमी को टिकट दी, किसको नहीं दी, ये हमारे काम का मामला नहीं है यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से। हमारे काम का मामला क्या है कि विधायन की प्रक्रिया में कोई चेंज हुआ क्या, कोई कानून बनाने में अड़चन आई है क्या, कोई नया प्रोसेस हुआ है क्या, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है? तो इस घटना से अभी राजनीति का कोई संबंध सीधा सीधा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगली जो पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव से हमको इस खबर को देखना चाहिए था, वो है सुरक्षा। भारतीय सुरक्षा पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? सुरक्षा को दो लिहाज से देख सकते हैं हम, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाह्य सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों के मामले में इजराइल बहुत अहम है, क्योंकि हम मिसाइल ले रहे हैं, ड्रोन्स ले रहे हैं, हर तरह की जो रक्षा प्रणाली, उन्नत रक्षा प्रणालियां हैं, वो हम इजराइल से ले रहे हैं, इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इजराइल भारत का रणनीतिक साझेदार है? कौन सा साझेदार है? रणनीतिक साझेदार है। भारत इजराइल कैसा है? रणनीतिक साझेदार है कई सालों से। अब रणनीतिक साझेदार है मतलब हमारी देश के संचालन में, सुरक्षा के लिहाज से देखा हमने इजराइल का महत्व, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का एरिया। जब कोई देश भारत का रणनीतिक रूप से साझेदार हो और उसके साथ युद्ध हो रहा हो, तो वो घटना हमारे लिए हो जाती है बहुत ही जरूरी। यानी अब हम सीख गए कि घटना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, वो प्रभावों के माध्यम। अब हमने सीखा अब तक कि हमें को घटना ये वाली पढ़नी है। अखबार में बहुत सी खबर थी, बहुत हेडिंग थी, उनमें से ये पढ़ ली, ये सेलेक्ट कर ली। अब आगे चलते हैं कि इस घटना में क्यों पढ़ना था, ये तो देख लिया। अब देखते हैं कि क्या पढ़ना था। घटना में हमको क्या पढ़ना है। अब इस क्या का जवाब कैसे डिसाइड करेंगे हम? इसका डिसीजन करना है तो अपन को दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे प्रीलिम्स में और मेंस में, मुख्य परीक्षा मुख्य परीक्षा में
आने वाले सवाल अगर हमारे पढ़ने से सॉल्व हो जाएं, उस हद तक हमको इस टॉपिक में जाके पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हम कोई टॉपिक पहले तो पिक कर लिया कि ये पढ़ना है, अब हमको ये सोचना है कि इस टॉपिक में हमें उतना पढ़ना है कि हम प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सकें और मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवालों का जवाब दे सकें। अब देखना पड़ेगा हमको ट्रेंड क्या है, अखबारों में दिखने वाली सुर्खियों के संबंध में यूपीएससी प्रश्न किस प्रकार पूछता है और कैसे पूछता है। तो अगर आप यहां देखें तो ये जहां युद्ध हो रहा है तो वो कहीं क्या है, एक लोकेशन है। वो क्या है, वो है एक लोकेशन। वो क्या है, एक लोकेशन है। और चर्चा में रहने वाले स्थानों से यूपीएससी सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। जैसे वो पूछ सकता है कि हमास की लोकेशन, ये हमास वाला जो एरिया, गाजा वाला, जहां हमास काम करता है, हमास एक्टिव है, वो गाजा की सीमा कहां कहां लगती है, किन किन देशों से लगती है या किस समुद्र से लगती है। तो वो इस गाजा की लोकेशन के बारे में सवाल पूछता है। सिर्फ गाजा ही क्यों, सारा मुद्दे की जड़ क्या है, ये जेरूसलम वाला इलाका। तो वो पूछ सकता है कि जेरूसलम का जो शहर है जेरूसलम, वो किस क्षेत्र में है, गाजा वाले क्षेत्र में है या वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में है। ऐसे ही और अगर इस स्थान पर सवाल पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि इजराइल की सीमा निम्न में से किन किन देशों से लगती है। तो जॉर्डन, सीरिया, ऊपर देश ये इजिप्ट इधर। तो इस तरह के स्थानों से सवाल बन सकता है। तो पहला हमारा जो काम रहेगा इस लेक्चर में, अगर किसी इसको अगर हम अपने एंड पे भी तैयार करना चाहें तो सबसे पहले वो स्थान जो चर्चा में है उसकी अवस्थिति तय करनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा कि जो स्थान अखबारों में खबरों में बने हुए हैं उनकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, ये हमारा पहला दायित्व तैयार करना। ये तो हो गया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अवस्थिति जान ली कि जो चर्चा में है स्थान वो कहां पर स्थित है। लेकिन क्या प्रीलिम्स ही तैयारी कर रहे हैं हम? क्या प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं? नहीं। 2014 में प्रीलिम्स में स्थान से संबंधित एक सवाल पूछा भी है। आपको भरोसा ना हो तो आप यहां देखिए 2014 में क्या पूछा है। हाल ही में लोगों के विद्रोह की एक श्रृंखला जिसे मूल रूप से अरब स्प्रिंग कहा जाता है, मूल रूप से निम्न में से किस देश में शुरू हुई अवस्थिति। तो वो आप इसमें से उत्तर देख के बता ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। पीवाईक्यू है तो आराम से उत्तर मिल जाएगा। ये बस आपको दिखाने के लिए है कि हाँ ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता रहता है। तो लोकेशन में अगर मैं बता रहा हूँ कि लोकेशन पढ़ना जरूरी है तो अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये तथ्य है कि यूपीएससी सवाल पूछता है अवस्थितियों से, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्या मेंस में पूछता है? इजराइल से जो सीधा सवाल पूछा उसने 2018 में। हाल ही में इजराइल के साथ भारत के संबंधों में गहराई और विविधता आ गई है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, चर्चा करें। अब भारत इजराइल के संबंधों पर सीधा प्रश्न है। यानी अगर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। अब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये हमने यहां से देख लिया। अब सवाल उठता है कि राजकुमार से क्यों पढ़े। हम भाई इस टॉपिक को तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, आप भी खुद पढ़ा रहे होंगे। तो राजकुमार इसमें ऐसा क्या करेगा? उसका जवाब यह है कि राजकुमार इसमें यह करेगा, राजकुमार का पहला दायित्व है जो राजकुमार करना चाहता है, राजकुमार का पहला मंतव्य, उद्देश्य बोलिए, वो है कि इंग्लिश मीडियम में जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होती है
उससे मैच कराना है मेरा काम। ये कैसे करूंगा मैं? क्योंकि मैं जितनी भी पीपीटी बनाऊंगा, कंटेंट डेवलप करूंगा, उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है। मैं वहां से रिसर्च करूंगा, फिर उसको आपके लायक हिंदी में बदलूंगा, फिर आपको इसको आपके सामने लेकर आऊंगा। तो पहला काम तो मेरा ये है कि मैं आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होने दूंगा। जो शिकायत है ना हिंदी मीडियम वालों को कि भाई हिंदी मीडियम में अच्छा क्वालिटी कंटेंट हासिल नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम के बराबर, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो पीछे नहीं रहने दूंगा। आप कभी भी मैच कर लीजिएगा, किसी भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले इस टॉपिक को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, फिर हिंदी मीडियम में पढ़ना मेरे से, तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर। ठीक है। दूसरी बात क्या करूंगा मैं? तो दूसरा काम जो मैं करूंगा वो है फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं एक फाइन बैलेंस बनाऊंगा। किसी घटना को हम पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस में बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया जाता है, उसमें समझ में आता ही नहीं कि इसमें कहां कैसे है। और कुछ लोग कहानीबाज हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता किसी का, बस कहानियां कह रहे हैं। लेकिन कहानियों से आपको मेंस के जब उत्तर लिखोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। कहानियों में आपको अपनी बात को फैक्ट से क्या करना पड़ेगा? सबस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये काम एक टीचर का है और वो काम करूंगा मैं। क्या? कि मैं एक फाइन बैलेंस बनाऊंगा कि आपको विषय की समझ हो, लेकिन आपके पास उत्तर लिखने लायक कॉन्क्रीट मैटर हो, कंटेंट भी हो। प्रीलिम्स फैक्ट के रिगार्डिंग ही है। किसी देश की अवस्थिति क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, वो फैक्ट है। अगर मैं फैक्ट नहीं दूंगा तो आप प्रीलिम्स में सवाल नहीं समझो। आप कहानी सुनकर चीजों को रोमांच से सुन तो सकते हो, अच्छा तो लगेगा। बड़े लफाजी करते हैं लोग, तो लफाजी करने में कहानियां तो हैं, समझ में तो आती है कि हाँ युद्ध हो रहा है, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे प्रीलिम्स और मेंस के, वहां आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो फिर पछताना हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो काम करेंगे हम वो है फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग में फाइन बैलेंस। तीसरा और महत्वपूर्ण काम जो हमारे अपनी कंधों पर जिम्मा लिया है वो है कंप्लीटनेस। पूर्णता। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि पूरा जीएस 1 2 3 4 मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस टॉपिक को मेरे से पढ़ लिया, इस पीपीटी के अंत तक आपने इस वीडियो को देख लिया, तो इस टॉपिक के बारे में आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देख लो, इस टॉपिक के संबंध में इसके बाद कहीं झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने देख लिया महत्व के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र की अवस्थिति क्या क्या है। आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं शुरुआत में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम आज के अगर वीडियो पे इसमें रुक बैठ कर देखते हैं आधे घंटा 1 घंटा, तो हमको क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा। तो इन घटनाओं पर हम बात करेंगे। अब इन घटनाओं पर बात क्यों करेंगे? देखो भाई, जो आजकल हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, ये आज में नहीं है। इसकी जड़ें कहां पर हैं? जड़ें इतिहास में। अगर आज के इस कन्फ्लिक्ट को समझना है तो हमको इस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इजराइल और हमास युद्ध के पूरे टॉपिक को कवर करने में हमको 3 वीडियो चाहिए होंगे एटलीस्ट, और ये उस सीरीज का पहला भाग है। इस भाग में हम केवल इजराइल की स्थापना को समझेंगे कि कैसे एक इजराइल नाम का देश अरब दुनिया में पैदा हुआ, किन किन घटनाओं ने इस देश की स्थापना में अपना योगदान दिया। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे, इतिहास नहीं समझेंगे,
तो इस मुद्दे को सतही तौर पर समझना कहलाएगा, और सतही तौर पर समझ किसी व्यक्ति को उस विषय के बारे में संपूर्ण समझ नहीं दे सकती। चाहूं तो मैं भी 4 वाक्य बोलकर 4 फायदे, 4 नुकसान, 4 पॉइंट ऑफ व्यू बता के बात को निपटा सकता हूं, लेकिन इससे न आपका भला होगा और न किसी और का। हमको अगर किसी मुद्दे की जड़ समझ में आ जाएगी तो हम अच्छे आर्गुमेंट लिख सकते हैं, अच्छी जगह कहीं भी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में तर्क रख सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से खुद बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, मैं रील्स तो बना रही ना, 1 मिनट में आपको पूरी कहानी समझा दूं तो मुझे टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको किसी मुद्दे की पूर्ण समझ बनानी है ताकि हम एक स्वस्थ राय रख सकें। वरना लोग राय रखने पे, आपको पता ही है राय रखने के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। इस आज के वीडियो में हम देखते हैं, पहली चीज जो शुरुआत करेंगे वो है नेपोलियन की घोषणा 1799। उसके बाद ये रेसोन ले जायन क्या है, क्यों बना, इसमें इजराइल की स्थापना में इसका क्या योगदान, फिर जायोनिक कांग्रेस क्या है, फिर एक होसुमर नाम की संस्था है, ये क्या चीज़ है, फिर द फ्यूचर ऑफ फिलिस्तीन समझौता कौन लाया, क्या मकसद था, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इजराइल बनाने में, फिर ये बाल्फोर घोषणा किसने की, क्या की, क्यों की, फिर पेरिस शांति सम्मेलन में इजराइल के संबंध में क्या हुआ, फिर राष्ट्र संघ ने द्विराष्ट्र जो ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक शासक के तौर पर इजराइल का शासन करने की अनुमति दी, ये क्या मामला था, फिर ये बुराक विद्रोह किसने किया, क्यों किया, इसका क्या मामला है, फिर समझेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत का अपनाया जाना, और फिर इजराइल की स्थापना। आज के वीडियो में हम इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं नेपोलियन की घोषणा से। अब नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है 1799 में। क्या इससे पहले कुछ हुआ है? हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है। हुआ कुछ ऐसे था कि ये अरब दुनिया में ये आप यहां देखिए, ये जेरूसलम नाम का एक शहर है। ये पूरा एरिया कहां पे है? मिडिल ईस्ट में। ये जेरूसलम मैंने उठाया है इस वाले रीजन से, यहां से। ये वाला इजराइल है, ये वाला हिस्सा उठा के मैंने बोल्ड कर दिया, बड़ा कर दिया, जूम आउट। अब जूम में देखो, अब ये एक शहर है जेरूसलम। ये कहां पर है? इजराइल जो आज देश है उसमें एक क्षेत्र है वेस्ट बैंक, उसके लगभग सेंटर में एक देश है, एक शहर है जेरूसलम। यहां आपने अवस्थिति देख ली, कहां पर है? इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, इस जॉर्डन वाले एरिया में पूरा अरब वर्ल्ड है, अफ्रीका तक मिला के पूरा अरब वर्ल्ड है। तो अरब दुनिया में एक शहर है जेरूसलम। इस शहर को माना जाता है, इस शहर के संबंध में ये इतिहास है इस शहर का। जेरूसलम नामक शहर है ये, जेरूशलम। कुछ सलम बोलते हैं, कुछ सेलम बोलते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या है। जेरूसलम एक शहर है। इस शहर को 3 धर्मों की जन्मस्थली माना जाता है। कौन कौन से 3 धर्म? पहला धर्म यहूदी, जो इस शहर का प्रारंभिक शहर है, फर्स्ट शहर, मतलब फर्स्ट धर्म है। फिर दूसरा धर्म है ईसाईयत, और तीसरा धर्म है इस्लाम। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इतिहास कहता। तीनों धर्मों का जो जन्म है वो इसी शहर में हुआ, और यह शहर विभिन्न समयों में विभिन्न एम्पायर्स, शासकों के अधीन रहा। तो शुरुआत में कुछ 1000 साल पहले, मतलब बीसी में जाओ, बीसीई में, सीई में नहीं, यानी ईसा
सीई में नहीं, बीसी में जाओगे, सीई में तो ये ईसाइयत पैदा होगी 1 सीई के आसपास, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के दिन से ही हम इसे मानते हैं। पहले ईसा पूर्व थे, मतलब ईसाई पैदा नहीं हुए तो 1 सीई के आसपास, जब ईसा मसीह के पैदा हुए तब से ईसाइयत मानते हैं। ठीक है, तो अब यहां बीसी का दौर है, 100-200 बीसी होगा। अब इस बीसी के दौर में यहूदी धर्म इस शहर में डोमिनेंट है। अब यहूदी धर्म डोमिनेंट है, लेकिन जो भी धर्म डोमिनेंट होता है वो क्या हो जाता है समय के साथ? ऑर्थोडॉक्स, रूढ़वादी हो जाता है। रूढ़वादी होता है, जैसे कोई धर्म डोमिनेंट हो जाता है, रूढ़वादी होता है, तो उसमें सुधार के लिए क्या होते हैं? आंदोलन। सुधार के लिए आंदोलन के नाम पे क्या हुआ? यहां पैदा हुआ ईसा मसीह पैदा हुए। उन्होंने इस धर्म को चुनौती दी, जैसे बुद्ध ने हिंदू धर्म, ब्राह्मणिक धर्म को चुनौती दी थी, कुछ इसी तरह ईसा मसीह ने इस धर्म को चुनौती दी। और इस धर्म के जो लीडर थे, इन्होंने इनको मरवा दिया। इनका क्या करवा दिया? कत्ल करवा दिया। ईसा मसीह का कत्ल किन्होंने करवाया? ऐसा माना जाता है कि यहूदियों को उनमें हाथ। बाद में यह धर्म कमजोर पड़ता चला गया और यह धर्म मजबूत पड़ता चला गया। जब यह धर्म बढ़ा तो ये किसके अंडर में बढ़ा था? आपने सुना होगा, रोमन साम्राज्य था एक। रोमन साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? ईसाई। इस धर्म के राजाओं ने इस धर्म के लोगों को क्या किया फिर? क्योंकि इनके संत पूज्य ईसा मसीह को मार दिया था, इन लोगों ने मरवा दिया था। तो इन रोमन साम्राज्य जब डोमिनेंट में आया, जो ईसा मसीह को पालन करता था, उन्होंने यहूदियों की क्या करी? प्रताड़ना। एग्जीक्यूट किया यहूदी लोगों को। इस प्रताड़ना से बचने के लिए ये लोग जेरूशलम से भागने लगे, और ये भागने की प्रक्रिया को इस्लाम धर्म के उदय ने और तेज कर दिया। तो जेरूशलम में जिनका जो घर है, मुख्य रूप से, ओरिजिनल रूप से, ये इनका छूटने लगा। ये यूरोप भागे, अफ्रीका भागे, भारत की तरफ भागे, इंडोनेशिया की तरफ भागे, दुनिया में जहां भी इन्हें रिफ्यूज मिला, ये रिफ्यूज की तरफ भागे। ये इस्लाम ने भी इस भगाने में इनको मजबूर किया था भागने के लिए। तो जेरूशलम इनका जो देश था, वो रोमन साम्राज्य के बाद आया था इस्लाम और डोमिनेंट वाला ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य, इस ओटोमन साम्राज्य ने और रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को जेरूशलम से दिया भगा, यानी इनका घर गया छूट। अब घर जब छूट जाता है, दुनिया में जो भी पीढ़ी घर छोड़ती है अपना, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करती है ये बात कि भाई हमारा घर छूटा है, हमको अपना घर चाहिए। बाप जिस ख्वाहिश को पूरी नहीं करता, वो अपने बेटे को जरूर बता के जाता है। अब ये बेटे की जिम्मेदारी है, चाहे तो कर सकता है पूरी। यह भावना कि हमें अपना देश चाहिए, हर यहूदी में जीवित रही। साल मैटर करे ही नहीं, 1000 साल, 2000 साल, इनके दिमाग में एक भावना रही कि हमारा एक घर छूटा है, हम उसे हासिल करेंगे। अब कुछ तो चाहिए होगा ना रीजन, घर कैसे हासिल करें। इसकी शुरुआत होती है नेपोलियन की घोषणा। यहां है, समझे कितना बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक नेपोलियन की घोषणा क्यों आई ये नहीं समझ में आएगा। तो नेपोलियन ने घोषणा क्यों करी? नेपोलियन क्या कर रहा था? ओटोमन साम्राज्य से युद्ध कर रहा था 1799 के आसपास। अब युद्ध में क्या चाहिए होते हैं? लड़ाके। और आसपास के देशों का क्या चाहिए? समर्थन। यहूदी जब भागता है, मतलब यहूदी भागे या कोई भी भागे, जैसे आप अमेरिका जाते हैं, हमारे देश के लोग अमेरिका में गूगल का जो हेड है वो बताते हैं, सुंदर पिचई सीईओ है। तो वो कैसे बना? देश छोड़कर जो आदमी जाएगा वो बिना स्किल के दूसरे देश में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहूदियों की जो प्रतिभा है उसके पीछे उनका रिफ्यूज होने में बहुत बड़ा योगदान है। क्यों?
क्योंकि जिस देश में जा रहे हैं वहां अपनी इंपॉर्टेंस साबित नहीं करी तो आप उस देश में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। गरीब लोग जो भागता है उसको आतंकवादी बना के मार के भगा दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश से भारत में आते हैं लोग तो उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका से कोई भारत में आए क्योंकि वो स्किल के साथ आते हैं तो उनका स्वागत होता है। जैसे भारत की केरला की नर्सें सऊदी ये मिडिल ईस्ट में जाती हैं तो वहां उनके पास एक विशेष स्किल है तो वहां स्वागत होता है, लेकिन यूपी बिहार के मजदूरों का विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्किल नहीं होता है। तो जब आदमी अपना देश छोड़ के जाता है तो उसमें एक स्किल डेवलप करना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो यहूदी दुनिया के जिन जिन देशों समाजों में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां वो स्किल की वजह से एग्जिस्ट कर पाए। तो समर्थन चाहिए। हर देश में यहूदी था, भागा था, हमने कैसे देखा कैसे भागा है वो। हर देश में यहूदी है और लड़ाके भी चाहिए। तो नेपोलियन बोला भाई ऐसा करो, इस लड़ाई में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हें क्या देंगे, एक देश। हाँ, ऑटोमन साम्राज्य में है ना ये जेरूसलम। अब ऑटोमन साम्राज्य आ चुका है इस दौर में। 1799 के आसपास ऑटोमन साम्राज्य है अरब देश में, अरब दुनिया में, और अरब दुनिया में ही है ये जेरूसलम इलाका। पहले रोमन एम्पायर के अंदर था, अब ऑटोमन एम्पायर के अंदर है। कहाँ में? 1799 के आसपास में। तो नेपोलियन ने वादा क्या किया कि जो ऑटोमन साम्राज्य में तुम्हारा पवित्र शहर है जेरूसलम, हम तुमको वो देंगे, तुम हमारा साथ दो। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लेकिन ये नेपोलियन दो जो था वो अपना वादा पूरा करने में विफल रहा। नेपोलियन की हार के कारण आप विश्व इतिहास पढ़ोगे तो वहां आपको समझ में आएंगे। ये समझ लिया हमने। अब भावना जग गई, मतलब चिंगारी लगा चुका था नेपोलियन। अब इस चिंगारी को थोड़ा सा बढ़ना था। अब बढ़ाने का काम कौन करेगा? ब्रिटिश। ब्रिटिश कैसे करेंगे? 1840 के आसपास का समय है। अब इस समय तक ये जो ब्रिटिश है उपनिवेश बढ़ा रहा है बहुत से देशों में, अफ्रीका में, भारत में उपनिवेश बढ़ा रहा है। ये मराठा साम्राज्य को जीत चुका है इस समय तक। देखो आप आधुनिक इतिहास पढ़ो, उसमें देखोगे 1817-18 के आसपास मराठा हार चुके हैं। मुगल एम्पायर तो बहुत पहले ही जीत चुके थे ये लोग। तो मराठा और यही दो मुख्य शक्तियां थी भारत में उस समय। फिर तो छत्रप बचे थे छोटे छोटे, वो रहेंगे। लेकिन मुख्यतः जो भारत का बड़ा एरिया था वो अब तक आ चुका है। तो उपनिवेश बढ़ने लगा है, ब्रिटिश उपनिवेश बढ़ रहे हैं। अब ब्रिटिश उपनिवेश बढ़ रहे हैं भारत सहित, तो अब इनको क्या करना था? ये ट्रेड रूट देखो आप, लंदन यहां पे है, लंदन है यहां, ये रहा लंदन, और भारत है यहां। अब इसे अपना व्यापार सुरक्षित करना है ब्रिटेन को। एक तो तरीका ये सुरक्षित रास्ता है, लेकिन ये लेंदी बहुत है। तो इसे एक सुरक्षित रास्ता चाहिए यहां होके, मिडिल अरब अरब दुनिया में होके बीच में। ये है सुएज कैनल, यहां पे ये सुएज कैनल है। अब यहां यहां क्या है? यहां मुस्लिम शासन है। यहां मुस्लिम शासन है और इसे ट्रेड रूट चाहिए, सिक्योर ट्रेड रूट, सुरक्षित व्यापार मार्ग जो छोटा भी हो वो चाहिए। तो इसे इस एरिया में क्या चाहिए? एक अपना गढ़ चाहिए। क्या चाहिए? गढ़ चाहिए। गढ़ अपना, अपने लोग होना चाहिए। गढ़ किससे बनता है? अपनी पसंद के लोगों से। अपने दुश्मन को आप अपनी तिजोरी की चाबी नहीं दे सकते। तो गढ़ चाहिए इनको। कहां पे? क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रेड करना है, ट्रेड को सिक्योर करना है और जल्दी जल्दी करना है। ट्रेड रूट शॉर्ट भी चाहिए। तो अब इस ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? गढ़। अब ये गढ़ कैसे मिलेगा? गढ़ मिलेगा, ब्रिटिश राजदूत था इस्तांबुल में, जो मुस्लिम एरिया था इस्तांबुल, वहां के सुल्तान से इस ब्रिटिश राजदूत ने ब्रिटिश सरकार के आदेश पर एक रिक्वेस्ट करी। बोलो भाई, आप जो फिलिस्तीन का एरिया है ना, जैसे आज इसराइल बोलते हैं, मैप में आप देखो,
ये पूरा इलाका जो है जिसे आज आप इजराइल समझ रहे हो, ये कभी पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। क्या होता था? इसे इसका नाम था फिलिस्तीन। इस पूरे का नाम फिलिस्तीन था कभी। कब से पहले? 1948 से पहले। 1948 से पहले क्यों? क्योंकि 1948 में ही इजराइल की स्थापना हुई। तो ये एरिया था फिलिस्तीन का। तो यहां फिलिस्तीन में इस्तांबुल के ये राजधानी है। यहाँ के सुल्तान से ब्रिटिश राजदूत ने क्या गुजारिश करी कि भाई इस जगह को, फिलिस्तीन नाम के एरिया को यहूदी आप्रवासियों के लिए खोल दो। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि भाई यहूदी आप्रवासियों के लिए कोई ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू तमाम थे, उनके लिए क्यों नहीं खुलवाया? क्योंकि और कोई जाकर वहां बसने के लिए इंटरेस्टेड था नहीं। ये जेरूसलम वाला इलाका, यहां से भागे कौन थे? यहूदी भागे थे। तो जो भागे थे वही तो वापस आएंगे, उन्हीं को तो अपना देश चाहिए। तो ब्रिटिश ने यहूदियों को बसाने का वादा क्यों किया? क्योंकि केवल यहूदी ही थे जो यहां आने के इच्छुक थे। पॉलिटिक्स बड़ी पेचीदा चीज है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अगर समझने का मन हो और समझाने वाला आदमी ठीक ठाक हो तो समझ में आता है। ठीक है। तो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए आप्रवासन खोलने के लिए अनुमति मांगी कि भाई इस जगह में, फिलिस्तीन वाले इलाके में, ये यहाँ पर है, ये वाला इलाका, ये आज इजराइल फिलिस्तीन दोनों यही है, इस वाले इलाके में क्या बोलो आप, यहूदियों के लिए जगह खोल दो। इन्होंने प्रस्ताव दिया। तो भाई जब हम कुछ चीज मांगते हैं तो प्रपोजल भी देते हैं, कुछ ऑफर भी तो करते हैं। तो ऑफर क्या था कि तुम अगर ऐसा करते हो, यहूदी प्रवासियों के लिए फिलिस्तीन वाले एरिया में अलाउ करते हो हमको, तो हम तुम्हें मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली से लड़ने में या उसके प्रभाव को कम करने में आपकी मदद करेंगे। सुल्तान को प्रपोजल अच्छा लगा, उसने कर दिया अलाउ। मतलब आप लेके आओ, यहूदियों को यहां बसाओ, लेकिन जो मिस्र का गवर्नर है मोहम्मद अली, उससे लड़ने में हमारी मदद करो, ये इस्तांबुल के शासक ने बोला। ठीक है। प्रस्ताव मंजूर होते ही क्या होने लगेगा? ओबियस है, यहूदी तो बेकरार हैं ही अपना देश पाने के लिए। कौन नहीं होता? मैं भी होता हूं बेकरार अपना घर पास जाने के लिए, सब होते हैं। हर व्यक्ति जिसे अपना देश छूटा है, आप एक बार छोड़कर देखिए अपना घर, अपना गांव, और खासकर अपना देश। अपना देश छोड़कर जाइए अमेरिका, फिर वहां से समझिए कि देश की कितनी अहमियत होती है। और खासकर ऐसी जगह जाइए जहां आपका सम्मान ना होता हो, तो समझ में आएगा कि अपने देश की क्या अहमियत होती है। यहूदी दौड़ने लगे इजराइल की तरफ। जो जेरूसलम वाला इलाका है, यहां इस तरफ वो दौड़ने लगे। जेरूसलम के इलाके में क्या करने लगे? जो भागे थे अब वापस आने लगे। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। लेकिन ब्रिटेन भी यहूदियों पर कोई दाम नहीं कर रहा था। उसे अपना गढ़ चाहिए था, यहां गढ़ चाहिए था, अपने लोग चाहिए थे। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उससे कुछ तो उम्मीद रखते हैं। तो ब्रिटिश, हम इंग्लैंड वालों ने भी यहूदियों से कुछ उम्मीद रखी होगी कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी मदद करेंगे। आबादी बढ़ने लगी। अब जब किसी क्षेत्र में आबादी बढ़ती है, उनके हित उनके साथ आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा? कोई संगठन चाहिए। उसी संगठन का नाम था रिशोन ले जायोन। समझ में आया? अगर कोई लुसेंट में जाके फैक्ट बता दे रिशोन ले जायोन की स्थापना 1882 में हुई, तो इससे क्या कहानी समझ में आ जाएगी? ये जो 1882 में रिशोन ले जायोन की स्थापना है, ये एक फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो समझाई वो मेरा काम था। समझ में आ रहा? मैंने जो वादा किया था, फैक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बीच एक फाइन बैलेंस। या मैं कहानी लिख देता, बोल देता, समझा देता आपको, और ये वाली बात ना बताता। रिशोन ले जायोन भी कोई संस्था थी और यहूदी हितों की रक्षा के लिए 1882 में इसकी स्थापना हुई।
तो क्या बात पूर्ण हो पाती? नहीं। तो मैं जो वादा करूंगा उसे पूरी तरह डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि रिसोन ले जायोन क्या है और क्यों है, और इसका जो निर्माण है, स्थापना है, वो कैसे हुई। समझना बहुत जरूरी चीजों को। याद करना तब आसान हो जाता है जब हम चीजों को समझते हैं। याद करना चीजों को तब मुश्किल हो जाता है जब चीजें समझ में नहीं आती। तो मैं आपको याद करने में भी आसानी लाने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें याद रहें, इस तरह से समझाऊंगा। अब चलते हैं आगे, 1882 से आगे बढ़ते हैं। रिसोन लो जायोन की स्थापना हो चुकी है। ब्रिटिश के कर कमलों के वजह से एक जायोनी जब बनी थी, रिसोन ले जायोन, अब बन जाना तो काफी नहीं होता ना, उसकी कांग्रेस मतलब यहां कांग्रेस से मतलब है मीटिंग। अपनी वाली कांग्रेस से मत लेना, पार्टी नहीं है। बस उस ग्रुप, उस समूह जायोन, रिसोन ले जायोन के सदस्य मिलते हैं आकर एक पर्टिकुलर जगह पर। उस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं कांग्रेस। ये हुआ कब? पहली मीटिंग हुई 1897। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों बुलाई गई? तो इसके दो काम थे। एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र पर चर्चा करनी है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चर्चा पहला काम था इस कांग्रेस का। और दूसरा, अगर हमको यहूदी राष्ट्र बनाना है तो हमको यूरोपीय शक्तियों का समर्थन हासिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो किस तरह से यूरोपीय शक्ति हमारा साथ देंगी, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 1897 में कहां पर हुई? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। ये बेसल शहर और भी कुछ कामों के लिए जरूरी है, मतलब कहीं कुछ और हेडक्वार्टर्स भी हैं वैश्विक संस्थाओं के, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं कि बेसल शहर और किन किन संस्थाओं का मुख्यालय का स्थान है। ठीक है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने रख लिए है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि करी किसने थी, क्यों करी थी। याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप एक बार देख लीजिए। समझ में आया? तो ये मीटिंग होने से पहले एक कंसेप्ट आया था, द ज्यूस स्टेट। एक बुक थी, क्या थी? ये किताब थी। किसने लिखी थी? एक ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार है, थियोडोर हर्जल। उसने सबसे पहले पृथक राज्य के तौर पर इजराइल की संकल्पना पेश करी थी। इजराइल नाम का भी देश हो सकता है, इसके लिए एक बुक लिखी गई पहले। फिर इस संकल्पना पर विचार करने के लिए कांग्रेस बुलाई गई। उस कांग्रेस का दो मंत्र। समझ में आ रहा है? चीजें धीमे धीमे बढ़ती है, किताब आती है, विचार आता है, विचार पे काम करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। क्या आया? पहले इजराइल का विचार आया। इजराइल का क्या आया? विचार आया। विचार किसने दिया? विचार दिया किताब ने। इजराइल इजराइल बनने की दिशा आप समझो, तो सबसे पहले वादा हुआ। वादा किसने किया? नेपोलियन ने। ठीक है, फिर एक विचार आया है अब, और विचार किसने दिया? किताब ने। अब इस विचार पर काम करना है तो एक संस्था बनी, वो है ये जायोनिक रिसोन ले जायोन संस्था। अब ये काम करेगी तो बनेगी कांग्रेस, आएगी यहां। ये 1897 की कांग्रेस मीटिंग। कांग्रेस मतलब पार्टी नहीं, कांग्रेस मतलब मीटिंग। 1897 कांग्रेस। समझ रहे हैं एक देश कैसे पनपता है? प्रक्रिया समझिए। देश एक दिन में नहीं बन जाता। ऐसे कोई मांग आकार लेती है धीमे धीमे, वो समझिए। समझे? अब चलते हैं 1909 पे। ये एक होशोमर संस्था है, इसकी स्थापना हुई है 1909 में। तो हुआ क्या? 1840 से आगे बढ़े हम। अभी तक तो हमको केवल गढ़ चाहिए था,
लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, ब्रिटिश उपनिवेश और ब्रिटिश व्यापार में वृद्धि हो रही है। दुनिया की एकमात्र शक्ति बनते जा रहा है ब्रिटेन। जब कोई देश पावरफुल बनता है, शक्तिशाली बनता है, तो उसकी मांग बढ़ती चली जाती है। तो 1840 के आसपास जो ब्रिटेन 1840 में गढ़ मांग रहा था ना फिलिस्तीन के आसपास, अब वही 20वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1900 के आसपास, 1900 के बाद 50-60 साल के बाद क्या मांगने लगा, अब उसे चाहिए बफर स्टेट। ये बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट का मतलब है कि दो देशों के बीच में एक क्वेश्चन टाइप का देश, मतलब अगर दोनों देश के बीच डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि दो देश बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये चीन है, ये नेपाल है, और ये भारत है। अब दोनों बड़ी शक्तियां हैं, अगर ये नेपाल नहीं रहेगा ना बीच में, नेपाल क्या है? बफर स्टेट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के चांसेस को कम करता है, प्रत्यक्ष भिड़ंत की संभावना को घटाता है। इसलिए अब दो शक्तियां हैं, एक तो इस वाले इलाके में ये है, यहां अभी तक इसे गढ़ चाहिए था, अब क्या चाहिए? अब बोल रहा है ये कि भाई हमको चाहिए क्या? गढ़ नहीं चाहिए, अब चाहिए हमको बफर स्टेट। क्यों? गढ़, जो गढ़ है वो सोवरेन नहीं है। सोवरेन मतलब संप्रभु नहीं है, उसको हमको मदद देनी पड़ रही है, और हम व्यापार बढ़ा रहे हैं अपना, तो हमको अपना हिस्सा क्यों दें, अपना रिसोर्स वहां क्यों दें? अगर वहां कोई स्वतंत्र स्टेट बन जाएगा, संप्रभु राज्य बन जाएगा, संप्रभु राज्य बन जाएगा, तो हमारी जो दायित्व है उस क्षेत्र को लेकर, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको नहीं देनी पड़ेगी। तो अब ब्रिटेन को क्या चाहिए? यहां अभी गढ़ चाहिए था 1900 के आसपास तक, क्या चाहिए? अब चाहिए उसे एक बफर स्टेट। समझ रहे आप इच्छा कैसे बलवती होती है? धीमे धीमे समझिए, आगे चलते हैं। तो हम थे यहां, अब बफर स्टेट बनाने के लिए क्या चाहिए होगी? जमीन। क्या चाहिए? जमीन। बफर स्टेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जमीन चाहिए। अब जमीन चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई तो खरीदेगा। तो एक ब्रिटिश जायोनी नेता है चैम वीजमैन, उसने कंपनी की स्थापना करी। बफर स्टेट बनाना है तो जमीन खरीदनी पड़ेगी, जमीन खरीदने के लिए कंपनी बनाई, और उसने जमीन खरीदी। जमीन किस लिए खरीदी होगा? भाई ईसाइयों को तो नहीं बसा सकते, क्योंकि ईसाई आएंगे नहीं, यूरोप छोड़ के क्यों आएंगे? इंग्लैंड। जिसको अपने घर में सुरक्षा हासिल है वो दूसरे कमरे में जाके रहेगा करंट पे? नहीं रहेगा ना। तो यहूदी ही आ सकते थे, तो इस जमीन को किस लिए बुलाया? यहूदियों को बसाने के लिए इसने जमीन खरीदना शुरू करा। और 3 साल में ही प्रोग्रेस कितनी है देखो। एक मार्ज बिन आमेर क्षेत्र है, इसे आप मैप में खोजिएगा, आप देखिए कि मैप में है कहां पे, इसकी अवस्थिति देखना है आप। ये गाजा के आसपास है कि जेरूसलम के आसपास है कि जाफा के आसपास है, जहां भी है। तो इसने लगभग 10 एकड़ भूमि, डनम बोलते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एकड़ के आसपास भूमि अधिग्रहण किया। और कहां कहां से लाए यूरोप? अभी शुरुआत में अपने ही देश, अपने ही एरिया, यानी कहां पे? यूरोप। ब्रिटेन कहां से लाएगा? यूरोप से। और पास वाला एरिया था यमन, मध्य पूर्व में देखो आप यमन कहां पर है, तो यमन वाला इस क्षेत्र से यहूदी लाए गए और उस क्षेत्र में बसाए गए, इस वाले इलाके में, मार्ज बिन आमिर। अब जेरूसलम के रिलेशन में इसका लोकेशन आपको देखना है। जेरूसलम के संदर्भ में इसको देखना है। जेरूसलम के, ये जेरूसलम मान लो इधर है, तो ये मार्ज बिन आमिर क्षेत्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ किधर है, आप देखना। ठीक है। अब बस्तियां बसने लगी हैं। अब बस्तियां जब बसने लगी किसी समुदाय की, तो उसकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तो उस सुरक्षा के लिए बनाया गया ये संगठन, हुसुमर 1909। काम क्या था? मिलिशिया संगठन था, मतलब लड़ेंगे ये लोग,
इस संगठन के लोग लड़ेंगे, यानी यहूदी बस्तियों की एक तरह की आर्मी है ये। समझ में आ रहा है? चलो 1909 से आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि जायनी कांग्रेस बन चुकी है, उसके बाद होशुमर की स्थापना हो चुकी है, बस्तियां बसने लगी हैं। अभी इजराइल नाम का कोई कंसेप्ट नहीं, बस यहूदी बस्तियां हैं और ब्रिटेन की छत्र छाया में है। और जो मध्य पूर्व के मुस्लिम शासक हैं उनको भी उनका भी समर्थन हासिल है। उन्हें लग रहा है कि कोई देश वेश नहीं बनेगा, जैसे मुगलों को लगा था ये तो यूरोपीय व्यापारी हैं, ये कहीं नहीं आके शासन कर लेंगे, ये हमको कहीं प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। ऐसा ही लग रहा था इन अरब वालों को, ये तो यहूदी 4 10 20 50 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वही फीलिंग, मतलब इग्नोरेंस कितना बड़ा दुष्परिणाम लेके आ सकती है, आप इन घटनाओं से समझ सकते हैं। भारत के कंटेक्स्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल और इस मध्य पूर्व में इजराइल की स्थापना कैसे होती है देखना है, समझेंगे कैसे हुआ आगे। अभी तक कुछ मामला नहीं है इजराइल का, अभी यहूदी बस्तियां होशुमर की संगठन हुई है। अब एक द फ्यूचर ऑफ फिलिस्तीन नाम का मसौदा 1915 में बनता है। ये क्या है? मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट। क्या है? एक डॉक्यूमेंट। कब लाया गया? 1915 के आसपास, जब विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दो रीजन है। एक तो जो ब्रिटेन के शासक थे ईसाई, उन लोगों को मुसलमानों से अविश्वास था हमेशा से, शुरू से ही दुश्मन समझते हैं। ये तीनों धर्म दुश्मन है आपस में, यहूदी, अगर ये तिगड़ी है, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों देश की नहीं बनती, ये मतलब तीनों धर्मों की आपस में नहीं बनती। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। परिस्थिति की बात अलग है। अगर यहूदी और ईसाइयत में दुश्मनी समझनी है तो हिटलर के द्वारा जो नरसंहार हुआ था, हिटलर कौन था? ईसाई, और यहूदियों का नरसंहार उसने किया, तो धर्म ही उसमें मुख्य वजह थी। समझ रहे आप? ईसाई, ब्रिटेन के ईसाई यहूदियों का अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो यहूदियों के समर्थन के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए समर्थन कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी। बाकी दिमाग से और दिल से ये उनके दुश्मनी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये जो मुसलमान शासक है इस एरिया में, पूरे इस एरिया में, उसे पूरे इस रीजन में मुसलमानों का शासन है, तो अपने ट्रेड को सिक्योर करना है, और मुसलमानों के प्रति अविश्वास शुरू से ही है इन ईसाइयों के। एक स्वेज नहर है, ये हमने देखा ट्रेड रूट को कंट्रोल करती है, ये वाली, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जोड़ती है, यहाँ ब्रिटेन है, ये रहा, आस पास होकर निकल जाएगा। तो दो रीजन हो गए, एक तो मुसलमानों, इस एरिया मुसलमान है तो उनसे दुश्मनी, अविश्वास। दूसरा स्वेज नहर पर कंट्रोल की, स्वेज नहर पर कंट्रोल करने की इच्छा, मतलब इच्छा, मजबूरी, जरूरत, जो भी कहना चाहे वो। इन दोनों वजहों ने क्या किया, ब्रिटेन को ऐसा लगा कि अब एक देश चाहिए ही चाहिए जो यहां इस क्षेत्र में हो और अपना मित्र हो। दो बातें हैं, एक देश चाहिए जो इस क्षेत्र में हो और अपना मित्र हो, ताकि ये जो मुस्लिम शासक हैं इस क्षेत्र के, उनसे निपटा जा सके, और दूसरा इस स्वेज कैनाल पर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए क्या चाहिए? देश चाहिए। अब देश पर विचार करना है तो एक बनाया गया डॉक्यूमेंट, उसी का नाम था द फ्यूचर ऑफ फिलिस्तीन का मसौदा। समझ रहे हैं आप? कहानियां कुछ इस तरह ट्विस्ट लेती है। देश चाहिए, देश पे विचार करने के लिए एक मसौदा बनाया ब्रिटेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, और 1915 में बना। ये नेता था, उसका नाम था हर्बर्ट सैमुअल। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। आपको एक अंदाजा रहे कि हाँ कोई आदमी ही था, ऐसा नहीं कि हवा में बन गया था मसौदा। वो ये याद रखना है, लिबरल पार्टी, मतलब ब्रिटेन की लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी भी है वहाँ, लिबरल पार्टी का रहता था, उन्होंने ये बनाया द फ्यूचर ऑफ फिलिस्तीन का मसौदा। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इजराइल के तौर पर एक देश की स्थापना पर विचार करना। और विचार कौन करेगा अब अनऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं कर रहे, कोई रैंडम आदमी नहीं करेगा, सरकार करेगी, सरकार के ऑफिशियल्स करेंगे, मंत्री और आला अधिकारी करेंगे। तो ये किसी सरकारी अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा सैंक्शनड व्यक्ति द्वारा पहला औपचारिक कदम है इजराइल पर विचार करने के लिए। किसी सरकार ने पहली बार इस मत को सामने लाया कि हाँ हम विचार करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये जो मसौदा था, ये जो मसौदा है, ये गुप्त मसौदा रखा गया, मतलब पब्लिकली डिस्कशन नहीं हुआ इस पर, ये केवल गुप्त ही रहा, अंदर ही अंदर बात चल रही थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, उसके अंदर बहुत सी फाइलें अंदर ही अंदर रहती हैं। सरकार मना कर देती है कि नहीं हम भाई बाहर नहीं दिखाएंगे, ये हमारे सुरक्षा कारणों से या रक्षा कारणों से जो भी है जरूरी है। तो गुप्त मसौदा था, सरकार के अधिकारी इस पर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल की स्थापना ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको यहाँ देंगे, इसको यहाँ देंगे, जो भी है। इस मसौदे का क्या कंपोनेंट थे वो उतना हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये समझना जरूरी है कि ब्रिटेन ने इजराइल की स्थापना में कब और कैसे क्या योगदान दिया, इसलिए हमने ये मसौदा अपने इस लेक्चर का हिस्सा बनाया। ठीक है, अब आते हैं 1917 और बाल्फोर घोषणा। बाल्फोर घोषणा में क्या है, इसने घोषणा करी किसने, ब्रिटिश सरकार ने। कब करी है, 9 नवंबर 1917। ये डेट आप यूपीएससी मेंस में कोट करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जब कभी आप आंसर लिख रहे हो तो बिना डेट कोट करे लिखोगे तो बात तो कहोगे लेकिन फैक्चुअल सबस्टेंसिएशन नहीं होगा, तथ्यात्मक पुष्टि नहीं होगी, तो आपके तर्क का जो वेटेज है, महत्व है, वो घट जाएगा। यही है एज, एज लेना बोलते हैं ना उसे। लोगों का सवाल होता है सर 3 आते हैं, 3 से 4 कैसे जाएं, 4 से 5 की कैटेगरी में कैसे जाएं, यही मुख्य सवाल है। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जिन लोगों को 3 से 4 की रेंज में जाते हैं, ये इंटरव्यू कॉल आती है बस इनको, फाइनल यही लोग रहते हैं, फाइनल लिस्ट में जो नाम होते हैं ना वो ये होते हैं 4 से 5 वाले। आउट ऑफ 10 बात कर रहा हूं मैं, 10 में से 3 मिलते हैं किसी को, 10 में से 4 मिलते हैं, 10 में से 5। अब किसको 3 मिलेंगे और किसको 5 मिलेंगे, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बातों को कितने फैक्चुअली सबस्टेंशिएट करते हो, तथ्यात्मक रूप से आप अपनी बात को कितने दमदार तरीके से कह पाते हो। इस तरह की डेट्स मैं बताता चलूंगा कि कौन सी डेट किस काम के लायक है। प्रीलिम्स में ऐसी डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। बाल्फोर घोषणा कर दी ब्रिटिश सरकार ने, क्यों करी, कि घोषणा क्यों करने का मतलब है कि ब्रिटिश अब ये खुलकर आने लगे। घोषणा तो भाई बंद नहीं हो सकती ना, आप जब घोषणा करते हो तो गुप्त तो रख नहीं सकते, तो घोषणा पब्लिक है। गुप्त क्या कर रहे थे, मसौदा तो गुप्त बनाया था इन लोगों ने। अब तक जो काम गुपचुप तरीके से चल रहा था, अब वो खुलकर सामने आने लगे, घोषणा करने लगे हम भाई इजराइल का समर्थन करते हैं। यही बात इस बाल्फोर घोषणा में तो क्या कहा कि यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन ने दुनिया को बता दिया। पिछली स्लाइड में देखो ना, वो क्या कह रहा है, 1915 में मसौदा बनाया और ये मसौदा क्या रहा, गुप्त। इस गुप्ती से घोषणा पहुंचने में कितने साल लगे, 2 साल। घोषणा कब हुई है, 1917 में, है ना। पहले कोई काम गुपचुप गुपचुप कर रहे हैं, फिर घोषणा करके कर रहे हैं, इसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 साल। लेकिन घोषणा डायरेक्ट नहीं कर दी, पहले उन्होंने काम किया, छुप कर काम किया। ये होती है रणनीतियां। बता के करना सही भी है, लेकिन बता के करना कब बताना चाहिए, ये आपको राजनीति सिखाती है। किसी चीज की घोषणा कब करें, सही समय पर, पहले से घोषणा नहीं कर देनी चाहिए। ये आप ब्रिटिश की टैक्टिक्स से समझ सकते हो, ठीक है। अब जब घोषणा कर ही दी, प्रथम विश्व युद्ध जीत गए हैं लोग, 1917 घोषणा के बाद, घोषणा जैसे ही हुई उसके बाद, ये 9 नवंबर है और ये 11 दिसंबर है, 1 महीने 2 दिन, 1 महीने 2 दिन के अंदर ही कब्जा कर लिया। घोषणा करने का फायदा ही होता है, जब आप घोषणा करते हो तो फिर काम करना पड़ता है।
और काम करके दिखाया इसने ऐसे। तो जो फिलिस्तीनी एरिया लाए थे ना, हम बसाए थे मार्ज बिन आमिर क्षेत्र में, पढ़ा था। मैंने बोला था कि आप देखना इस क्षेत्र को जेरूसलम के रिस्पेक्ट में किधर लोकेट है। इस क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी लाए गए थे, वो यहूदी लाए गए थे फिलिस्तीन वाले इलाके में। अब उस जेरूसलम वाले इलाके में इसने यरूशलेम पर क्या कर लिया, कब्जा। मार्ज बिन आमिर क्षेत्र में तो लाए गए थे, ये मतलब जेरूसलम के आसपास का इलाका रहा होगा। तो अब कब्जा कर लिया है। ब्रिटिश एक जनरल है, उस एडमंड एल नबी, इस जनरल ने यरूशलेम पे कब्जा कर लिया शासन करने के नाम पे। बोले यह यहूदी समाज है, यहूदी। ठीक है। 1919 आते, पेरिस शांति सम्मेलन, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध, शांति सम्मेलन हुआ, दुनिया के देश मिले। शांति सम्मेलन में क्या हुआ, ये जरूरी है हमारे लिए। तो जायोनीवादी मतलब यहूदी समर्थक, जिन जो जायोनी कांग्रेस बनी थी, मतलब यहूदी लोगों के लिए जो देश मांग रहे थे फिलिस्तीन वाले इलाके में, उनमें। और अरब का एक राजकुमार है फैसल बिन हुसैन। इसका नाम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बात को कहना है। तो अरब राजकुमार था, उसका नाम आप नहीं लिखोगे, बात तो आप कहोगे, लेकिन बात में उतना दम नहीं होगा। तो दो पार्टियों का नाम याद रखना जरूरी होता है जब भी आप किसी महत्वपूर्ण समझौते की बात करो, और आप ये ना बताओ कि उस समझौते में कौन कौन दो पार्टियां शामिल थी, तो ये थोड़ी सी सतही बात हो जाती है, मतलब कहानीबाजी, लफाजी हो जाएगी। तो लफाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। मुझे लफाजी में बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट लफाजी में भरोसा रखे। तो जब शांति समझौता हो रहा है, तो उन समझौतों में कौन कौन पार्टी शामिल थी, उनका नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, समझौता हुआ। अब समझौते में क्या हुआ, इस फैसल बिन हुसैन ने बोला कि भाई तुम मातृभूमि ले लो, लेकिन साथ में एक अरब राष्ट्र भी होगा। ये अरब राष्ट्र जाना जाएगा फिलिस्तीन के नाम से। और ये यहूदी मातृभूमि होगी, इसका नाम इजराइल होगा। मान्यता दे दी मतलब उसने। तो यहां सहमति बनी है, अभी राष्ट्र बना नहीं है, सहमति बनी है, अनुमति दी है। अभी कुछ समय और इंतजार करना है। यह 1919 और बनेगा कब, 1948 में। कितने साल हैं, 20, 8, 28 और 29 साल। 29 साल बाद अभी स्थापना होगी। अभी तो और प्रयास करना है लोगों को इजराइल बनाने के लिए। 1922 राष्ट्र संघ है। उसने क्या बोला ब्रिटिश शासन को, ये कौन है, औपनिवेशिक है ना, औपनिवेशिक शक्ति है। औपनिवेशिक शक्ति है मतलब भारत में भी तो राज कर रहा था ब्रिटिश उस दौर में। तो भाई बोला जो राष्ट्र संघ है कि आप यहूदी राष्ट्र बनाने पे, जो यहूदी आपको अरब राजकुमार ने अनुमति दी है, वहां आपकी सरकार रहेगी। किसकी सरकार रहेगी, ब्रिटिश की सरकार रहेगी। तो औपनिवेशिक कौन सी सरकार रहेगी, इसका नाम होगा औपनिवेशिक सरकार। आप जब तक वहां लोकल शासन, औपनिवेशिक स्थानीय शासन क्रिएट नहीं होता, तब तक आप शासन करो। ये राष्ट्र संघ ने 1922 में अनुमति दे दी। अब यहां तक आने से पहले हमें 1919 की वो पेरिस शांति सम्मेलन समझना पड़ेगा ना। अगर हम इसे नहीं समझेंगे 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन को, तो 1922 पे नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अरब के राजकुमार ने अभी देश को अनुमति नहीं दी होगी बनाने की। अनुमति जब दे दी तो कोई शासक चाहिए, शासक के लिए 1922 की घोषणा है, ये है समझौता। ठीक है। अब जैसे ही अनुमति मिली ब्रिटिश को शासन करने की, अब ब्रिटिश शासन करेगा कुछ लोगों, क्योंकि यहूदी सब मुख्य लोग हैं वहां के, तो यहूदियों के हिसाब से ही शासन करना शुरू हुआ। और हुआ क्या कि हिब्रू को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया उस देश का। फिर यहूदी की शिक्षा प्रणाली अलग लाई गई। फिर यहूदी सेना का निर्माण किया गया। इस सेना
जो आजकल हम सुनते हैं ना, मोसाद मोसाद दुनिया की सबसे टॉप क्वालिटी की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो इसका निर्माण यहाँ देख सकते हैं हम। क्यों इंटेलिजेंस हासिल करनी पड़ेगी? भैया दुश्मनों के बीच में रह रहे हैं, अगर आप इंटेलिजेंस नहीं रखोगे अच्छी मजबूत, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। तो मोसाद की फेलियर को ही समझा जा रहा है हमास के आज के हमले में, जो इस अभी चल रहा है आजकल, तो मोसाद के इंटेलिजेंस फेलियर समझा जा रहा है, उसमें एक मेन कारण। तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे हमास ने युद्ध इजराइल पे क्यों हमला किया है, अभी जस्ट हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ 1922। अब आगे चलते हैं। ये 1929 का बुराक विद्रोह क्या है और क्यों हुआ? बाल्फोर घोषणा हमने पढ़ी, फिर यहूदी आप्रवासन बढ़ने लगा, क्योंकि 1919 में आगे चले, ये तो 1917 की बात है ना। बाल्फोर घोषणा 1917, ठीक है। फिर 1917 के बाद 1919 समझौता जायोनीवादी और अरब राजकुमार के बीच। फिर 1922 ब्रिटेन को शासन की अनुमति इजराइल इजराइल नाम के क्षेत्र पर। अब जब इतने काम हो रहे हैं, तो वो भी ऐसा सबको भरोसा होने लगेगा भाई हमारा देश बनने वाला है। तो दुनिया भर से लोग इजराइल यानी जेरूसलम की तरफ आने लगे। ये जेरूसलम का इलाका है, मान लो। दुनिया भर से लोग जब भरोसा होने लगता है कि अब हमारा देश बन चुका है, ब्रिटिश की शासन सरकार बन चुकी है, तो अब हम सुरक्षित है, सामान्य लोग भी आने लगे। अब यहाँ क्षेत्र बनने लगा। अब देखो आप ये वाला एरिया, थोड़ा मैप काम देख लेते हैं, मैप वाला एरिया। ये देखो, ये पूरा फिलिस्तीन का इलाका था पहले, अब ये इजराइल बन चुका है। इस इलाके में ब्रिटिश शासन कर रहा है। जेरूसलम का इलाका ये है, यहाँ कहीं आसपास इस एरिया में लोग बस रहे होंगे शुरुआती दौर में। तो इस दौर में जब बसने शुरू हुए लोग दुनिया भर से आकर, तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी तो रह रहे होंगे भाई पहले से। जब स्थानीय लोग रह रहे तो उनका भी कुछ जमीन पे अधिकार होगा। अब बाहर के लोग आने लगे तो उनकी जमीन छीनेंगे, रिसोर्स क्रंच आएगा नहीं आएगा। भारत में जो म्यांमार से रिफ्यूजी आ रहे थे, उनका विरोध करने का एक आधार ये था कि हमारे यहाँ खुद नौकरी नहीं है भाई, हमारे यहाँ खुद इतनी जमीन नहीं है, खुद इतनी नौकरी नहीं है, तो हम इन लोगों को रोजगार लाइवलीहुड कैसे देंगे, इनकी जीविका का कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो विरोध हुआ था म्यांमार वाले लोगों का, यही हाल यहाँ था। तो कुछ स्थानीय तो होंगे ना फिलिस्तीनी पहले से। ये जो फिलिस्तीनी लोग थे स्थानीय, इस आप्रवासन का विरोध करेंगे। यही हुआ, जो बुराक विद्रोह था ना, वो इसी का नाम था। तो आप्रवासन हो रहा है। आप्रवासन क्यों हो रहा है आप समझ रहे हो? आप्रवासन हो रहा है, आप्रवासन के रीजन समझ रहे हैं आप? बाल्फोर घोषणा होगी, सुरक्षित देश मिल रहा है, लोग बना, अब लोग स्थानीय करेंगे विरोध। समझ में आया क्यों करेंगे? जब उनकी जमीन छीनेगी, उनके अधिकारों में कोई इंटरवीन करेगा तो। और दूसरे धर्म के भी हैं, एक वो वैमनस्यता है ही। इस विरोध ने पहले तो अहिंसक विद्रोह जैसे महात्मा गांधी शुरू करते थे, सविनय आंदोलन इत्यादि। बाद में अगर हिंसक हो जाता है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में, फरवरी में चौरी चौरा में हिंसक हो गया था। ऐसे ही करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत हिंसक हो गया था। ओबियस है, आंदोलनों का हिंसक होना कोई नई बात नहीं है, यहाँ भी हुआ। ये जो विरोध शुरू हुआ था आप्रवासन के विरोध में, वो 1929 के अगस्त में हिंसक हो गया। इस हिंसक हुए विद्रोह का ही नाम पड़ा बुराक विद्रोह। इसमें हुआ क्या? सैकड़ों यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन ये आंदोलन विफल रहा।
क्यों रहा? क्योंकि ब्रिटेन ने मदद करी यहूदी लोगों की दोनों तरीके से, सैन्य मदद भी करी और राजनयिक मदद। इस वजह से ये आंदोलन, ये जो विद्रोह था, दबा दिया गया। अब हम अपने आज के लेक्चर के अंतिम स्लाइड पर हैं, शायद सेकंड लास्ट। चलो, यह है 1947 का, भारत आज़ाद हो रहा है 15 अगस्त में। दो देश केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं बन रहे थे दुनिया के मैप पे, कुछ और भी हो रहा था, कहीं और भी दो देश बन रहे थे। देखते हैं भारत और पाकिस्तान के साथ साथ कौन से दो देश और नए बनने वाले थे औपचारिक तरीके से। तो 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है अभी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जायोनी, मतलब यहूदी समर्थक, यहूदी हितों के लिए लड़ने वाले, ये दोनों दोस्त बन गए। दोस्त बनेंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका युद्ध में शामिल है और अरब दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है। जायोनी तो ऑलरेडी अरब दुनिया में ही लड़ रहा था अरब लोगों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें यहूदी लोगों की जमीन चाहिए थी, यहूदी लोगों के लिए देश चाहिए था। तो अरब दुनिया यह है, अरब दुनिया यह है, और इस अरब दुनिया में एक शहर है जेरूसलम, यहाँ है जायोनी वाले। यहाँ कौन है? यहाँ है जेरूसलम में जायोनी वाले। जेरूसलम, इस जेरूसलम में है जायोनी। अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे किससे? इससे। अमेरिका इनसे डायरेक्ट लड़ रहा है, तो ये इन दोनों, अमेरिका का दुश्मन है ये, और ये भी इसका दुश्मन है, तो ये दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है। समझे? अमेरिका की पुरानी स्ट्रेटजी रही है ये। तो इरगुन संस्था थी, जानी लड़के से रहे थे, इरगुन संस्था के माध्यम से अर्धसैनिक बल था, स्थानीय अरब लोगों से और अरब समूह से लड़ रहे थे, और प्रथम विश्व युद्ध में दोनों मित्र देश जीत गए, अमेरिका वाला ग्रुप जीता। तो अब जीत जाने के बाद क्या होता है? वही होता है, जीता वही सिकंदर। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने बोला कि भाई अगर फिलिस्तीन में परमानेंटली हिंसा को समाप्त करना है, ये रोज रोज की लड़ाई बंद करनी है, तो ऐसा करो, दो देश बना दो, छोड़ो रोज रोज का लगड़ा। कब तक रगड़ेंगे झगड़ेंगे ये दो देश? यहाँ दो देश बना ही दो। तो दो राष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत, दो राष्ट्र का सिद्धांत कब आया? 1947 में। किन कौन कौन लेके आया? जीतने वाले, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है। 1948 अब बनेगा देश, 1947 के उस सिद्धांत के तुरंत बाद अगली साल ही इजराइल की स्थापना हो जाएगी पृथक देश के तौर पर। संयुक्त राष्ट्र बन चुका है और उसने एक संकल्प पारित किया, संकल्प 181। ये आपको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूछ सकता है कि संकल्प 181 किस देश की स्थापना से संबंधित है या किस घटना से संबंधित है, तो वो है इजराइल की स्थापना। अगर कोई संकल्प किसी देश की स्थापना है, देश को मिटाने के लिए है, तो महत्व बढ़ जाता है, खासकर तब जब उसकी घटना आजकल हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस संकल्प ने क्या बोला कि आप इजराइल जो है वो एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा इस संकल्प ने कर दी, और इस तरह 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों ने तत्काल मान्यता दे दी। अब आपको यह बताना है कि भारत ने इजराइल को कब मान्यता दी, क्यों मान्यता दी, कैसे मान्यता दी, सवाल है। यहां से आगे की कहानी हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने इस आज के लेक्चर में क्या क्या समझा। पुरानी कहानी, धार्मिक विवाद को समझा था हमने, धार्मिक विवाद समझा था। फिर उसके बाद नेपोलियन आए थे, फिर ब्रिटेन की भूमिका को समझा हमने, बाल्फोर घोषणा, फिर लीग ऑफ नेशंस आया था, फिर विद्रोह, एक बुराक विद्रोह करके हुआ, फिर बुराक विद्रोह के बाद क्या हुआ? दो राष्ट्र सिद्धांत आया, और फिर 1948 में
इज़राइल की स्थापना। इस तरह हमने आज के इस विवाद की इतिहास में जड़ों को अच्छी तरह से समझा। उम्मीद करता हूँ इस पूरे लेक्चर में मैंने जिन बिंदुओं को कवर किया वो उन्हें मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया और मैंने जो वादा किया था उसे डिलीवर करने में सफल रहा हूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार।